कब्जा माफिया के खिलाफ हुकूमत का ऐलान जंग। पंजाब में सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू। सरकारी इराजी पर कायम तजावुजात तोड़ी जा रही हैं। कोई सियासी दबाव खातिर में नहीं लाया जा रहा। बिला इम्तियाज कार्रवाई पर सब हुकूमत के मुअतरफ, लेकिन क्या ये कार्रवाई हतमी होगी? क्या दोबारा कब्जा माफिया सर नहीं उठाएगा? क्या उन सरकारी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी जो कब्जा कराने में जराइम पेशा अफराद की मुआवनत करते हैं? क्या उन काली भेड़ों को भी बेनकाब किया जाएगा? क्या उनकी सियासी सरपरस्ती करने वालों को भी कटहरे में लाया जा सकेगा? या फिर ये ऑपरेशन भी माजी की तरह मसलहत पसंदी का शिकार हो जाएगा? अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इमरान सुल्तान और आप देख रहे हैं तब्दीली का सफर 100 डेज एजेंडा। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत में आते ही अपनी तरजीहात वाज़ेह कर दी और मुल्क भर में कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई का न सिर्फ ऐलान किया बल्कि अमल भी शुरू कर दिया। मौजूदा हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के थ्रू वो तमाम मेजर्स लेगी, ऑल आउट जाएगी और एक चीज उसको फुलफिल करेगी। एजेंडा एक है कि कब्जा माफिया चाहे कितना बड़ा ताकतवर कोई क्यों ना हो, उसके खिलाफ एक्शन लेके हम कौम को दिखाएंगे। हमने पाकिस्तान से ये लाकानूनियत, ये जो जुल्म और बर्बरियत, ये जालमाना जबर जो रियासत के नाम पे रियासत के साथ और आम बासियों के साथ किया गया, यानी वो गरीब लोग जो हक हलाल की कमाई से जमीन खरीदते हैं और उन बेचारों को ये नहीं पता होता कि ये जमीन जो वो खरीद रहे हैं, ये जिससे खरीद रहे हैं उसकी मलकियत ही नहीं है। वो भी धोखा कौम को दे रही है और मासूमों के साथ भी जो धोखा हो रहा है। ये एक्शन बड़ों उन मगरमच्छों के खिलाफ है जो अगलों को हकीर समझते हैं। तो मुतासिरीन को फैसिलिटेट किया जाएगा, उनके लिए प्रॉपर इफेक्टिव मेजर्स के जरिए रेमेडीज ढूंढी जाएंगी और लीगल पैरामीटर्स के अंदर। उधर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की तो पंजाब हुकूमत भी हुक्म बजा लाई और क्लीन और ग्रीन पाकिस्तान के सफर में अपना हिस्सा डालना शुरू कर दिया। साथ ही यह ऐलान भी किया कि यह कार्रवाई बिला इम्तियाज होगी। बदकिस्मती से इसमें हमारे अदारों के निचले एहलकार जो हैं, ऑफ कोर्स ये रातों रात तो तजावजात खड़ी नहीं होती, उनकी मिलीभगत और उनकी साजबाज भी इसमें ज़रूर शामिल होगी। और सबसे अफसोसनाक पहलू ये है कि सियासी पुश्तपनाही MPA MNAs बाअसर अफराद जिनका हुकूमती ख़ानदानों से बड़ा गहरा ताल्लुक़ था, उनकी सरपरस्ती की वजह से कोई भी इन तजावजात पर हाथ डालने के लिए तैयार नहीं होता था। हुकूमत की कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई कितनी कामयाब होगी और इस ऑपरेशन क्लीन अप से हुकूमत अपने अहदाफ हासिल करने में कामयाब होगी या नहीं, इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर लाहौर अनवारुल हक साहब। लाहौर ही से हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अनवार हाशमी। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी ने और कराची में हमारे साथ मौजूद होंगे ब्यूरो चीफ कराची रफत सईद। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमें ज्वाइन करने का। सबसे पहले बात करेंगे डीसी साहब से। सर, ये बताइएगा कि कब्जा माफिया के खिलाफ जो कार्रवाई आप कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कर रहे हैं या सूबाई हुकूमत के हुक्म पर? देखिए, ड्राइव तो हमने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से काफ़ी पहले हमने प्लान की थी और आप लोगों ने इसको कवर भी किया कि हम हाल रोड के ऊपर, माल रोड के ऊपर प्लानिंग यार्ड हमको 1-2 माह से कर रहे हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन पे। तो ये ड्राइव तो पहले ही चल रही थी, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो कल इंस्ट्रक्शन आई थी, तो हम वैसे ही तैयार थे। जब इंस्ट्रक्शन आई हैं तो उन पे तो इंस्ट्रक्शन सिर्फ एक ही जो LD की प्रॉपर्टीज थी जिसमें मंशा नामी जो बंदा था वो इन्वॉल्व था, तो वो उसके ऊपर हमने आज ऑपरेशन किया। मगर ये पूरा 1 माह चलेगा जिसके अंदर काफ़ी डिपार्टमेंट्स हैं, जिसके अंदर हमारी अपनी ज़मीन है, कोई 31,000 कनाल रेवेन्यू की ज़मीन है, LDA की प्रॉपर्टीज़ हैं, लिक्विडेशन बोर्ड है, फॉरेस्ट है, बाकी काफ़ी महकमे जिनकी ज़मीनें हैं जो हमने वाक़ करवानी है। ठीक, तो लोग इस वक्त जानना चाहते हैं कि ये मंशा बम है कौन और इस जैसे कितने बम और हैं जिन्होंने लाहौर पर कब्जा किया हुआ है? देखिए, मंशा तो एक शख्स है जो एक इलाके में था और जो हम आगे चलेंगे ज़ाहिर हर इलाके में जो इतनी मैसिव इंक्रोचमेंट है, तो देखिए हर इलाके में डिफरेंट लोग बैठे हैं और उनका डिफरेंट का कब्जा है।
तो डेली बेसिस पे जब ऑपरेशन होगा तो आपको खुद भी इसका पता चल जाएगा किस किस बंदे ने कितनी इंक्रोचमेंट की। मगर ये इंक्रोचमेंट कोई एक आदमी की नहीं है। मतलब ये 32,000 कनाल अगर हमारी जमीन सिर्फ है, 1000 प्लाट LDA के हैं, तो इसका मतलब है कि हर जगह डिफरेंट लोग बैठे हैं जिनका कब्जा है। ठीक, अनवार हाशमी साहब आपकी तरफ आता हूं। आपने DC साहब को सुना जो वो कह रहे हैं, क्या हकीकतन ऐसा है? आप इत्तेफाक करते हैं उनसे? देखिए, मौजूदा हुकूमत ने जहां पहले कुछ आसान काम शुरू किए अपने 100 दिनों के एजेंडे पे, तो वहाँ ये जो कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ ऑपरेशन है यकीनन एक मुश्किल काम है, जो पहले दिन इंतहाई कामयाबी के साथ इन्होंने किया है और बिल्कुल बिला तफरीक नज़र आया है। क्योंकि पिछले 10 साल से ये कोई एक ज़बानी कलामी नहीं है। असल इसलिए इस गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये एक इतना बड़ा माफिया है कि महकमा दाखिला की ब्लैक बुक में पंजाब में तकरीबन 50 बड़े कब्जा माफिया जो है उनका जिक्र है और दर्जनों जो है वो छोटे कब्जा माफिया हैं। उसकी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ मुख्तसर सी कि बहावलपुर और बहावल नगर में 27 ग्रुप हैं जो कि गवर्नमेंट की बुक्स में लिखे गए हैं। लाहौर में 6 बड़े नामवर कब्जा ग्रुप हैं और दर्जनों जो है वो छोटे ग्रुप हैं। फैसलाबाद में 3, गुजरांवाला में 5, खानीवाल में 6 और लिया में 2 बड़े नामवर कब्जा ग्रुप हैं। तो इनको 2008 में भी बिल्कुल इसी तर्ज पे ऑपरेशन तैयार किया गया था, लेकिन सियासी मदाखलत की वजह से इसको रोक दिया गया। हर गवर्नमेंट जो है इस ऑपरेशन को प्लान करती थी लेकिन स्टेप नहीं उठाती थी। तो मौजूदा हुकूमत ने जितनी जल्दी इस पे अमल दरामद शुरू किया है तो यकीनन इससे लोगों को भी हौसला मिला है और इससे अगली बहस बाद में करेगी कि अभी तो ये सरकारी जमीनों पर कब्जा है जिसकी कोई इंतहा ही नहीं है। मेरे पास अदादो शुमार हैं कि ये खरबों रुपए की जमीन बनती है अगर इसके मौजूदा रेट निकाले जाए, तो जिस पे हम आगे चल के बात करेंगे। ठीक है, तारिक चौधरी साहब की तरफ रुख करते हैं। जी, इस्लामाबाद, मरी और जेहलम में भी कार्रवाइयां जारी हैं। ये सब कहीं महज दिखावा तो नहीं, या ये ड्राइव जो आप समझ रहे हैं कि बड़ी कामयाब हो जाएंगी? देखिए, ये दुरुस्त है कि ऑपरेशन जारी है और बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन असल मसला जो है जो आपने शुरू में इंट्रो में कहा, क्या ये जो प्लाजे और ये जो शादी घर और ये जो बड़े बड़े हाल थे और वेयर हाउसेज थे जिनको गिराया गया है, क्या ये रातों रात यहाँ वजूद में आ गए? क्या ये कहीं आंधी से उड़ के यहाँ आया और रात को यहाँ सुबह उठ के देखा शहरियों ने कि इस्लामाबाद में बड़े बड़े प्लाजे बन चुके हैं, तजावजात हैं? असल इशू ये नहीं है। जब हम ये ऑपरेशन देख रहे थे तो हम ऑपरेशन के साथ साथ उस ऑपरेशन को जो लोग लीड कर रहे थे, बाद बड़े बड़े अफसरान, ये वही अफसरान थे जो कल तक CDA में थे। और जब ये प्लाजे बन रहे थे, जब ये तजावजात जो हैं वो बन रही थी, जब ज़मीनों पर कब्जे हो रहे थे, जब इन प्लाज़ों को गैस फराहम की जा रही थी, जब इन प्लाज़ों को बिजली फराहम की जा रही थी, जब इन प्लाज़ों को सिविक फैसिलिटीज़ फराहम की जा रही थी, तो उस वक्त ये लोग कहाँ थे? ये इन प्लाज़ों के जो मालकान हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई हो गई और उनके ज़ाहिर है करोड़ों रुपए, अरबों रुपए भी ज़ाया हो गया। ठीक है, उन्होंने जुर्म किया, लेकिन उनके जो शरीके जुर्म थे जिन्होंने अपनी आंखें बंद रखी वो कहाँ हैं? उनको सज़ा कब मिलेगी? एक और इशू बड़ा अहम है इस्लामाबाद में कि जो गरीबों की बस्तियां थी वो तो मुनदम हो गई, मिसमार हो गई। मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि हम उनको कंपनसेट करेंगे, लेकिन ये जो इस्लामाबाद में बहुत बड़े बड़े जो पूरे पाकिस्तान में स्टेटस सिंबल बन गए जो फार्म हाउसेज हैं, जो पाकिस्तान के हर तबके के हैं, सियासतदानों के भी हैं, जनरलों के भी हैं, जजों के भी होंगे और बहुत से शोबे के लोगों के हैं, वो जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? इस्लामाबाद का जो मास्टर प्लान है उसमें लिखा हुआ है P&V स्कीम, पोल्ट्री एंड वेजिटेबल स्कीम। इन फार्म हाउसेज का बुनियादी मकसद ये था कि इस्लामाबाद के शहरियों को सस्ती पोल्ट्री और वेजिटेबल फराहम की जाएगी। वो वेजिटेबल और वो पोल्ट्री कहाँ है? इन फार्म हाउसों में तो बड़े बड़े इशरत कदे बन गए, बड़े बड़े शादी घर बन गए और बड़े बड़े महल बन गए जिनमें लोग रहते हैं, स्टेटस सिंबल है। वो सब्जियां और वो पोल्ट्री कहाँ गई? इनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? गरीबों की बस्तियों के खिलाफ तो कार्रवाई होगी, लेकिन इन घरों में रहने वालों को कहा जा रहा है, बड़े बड़े दारों की जानिब से कहा जा रहा है कि आप जो है अपनी जायदादों को रेगुलराइज करा लें। यानी इसका मतलब ये है कि चंद हज़ार या चंद लाख जुर्माना भरें और उसके बाद आपका जुर्म जो है वो ख़त्म हो गया और आपकी जो गैर कानूनी हरकत थी वो रेगुलराइज हो गई। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर ये कार्रवाई होनी है, अगर इस कार्रवाई को कामयाब करना है, अगर इस कार्रवाई को कंटिन्यू करना है, तो फिर 2 कानून की बजाय 1 कानून बनाना होगा। यकीनी तौर से बिला तफरीक, बिला इम्तियाज जो है इसको आगे लेके चलेंगे। जरा कराची की सूरत हाल जानते हैं रफत साहब। कराची तो बदनाम ही कब्जा माफिया की वजह से है। यहाँ छोटी मोटी एंटी इंक्रोचमेंट कार्रवाइयाँ तो इससे पहले भी हमने बहुत देखी। अगर बाकायदा कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई की
तो क्या सूरत हाल बनेगी? देखिए इमरान, माजी में तो ये सारी सूरत हाल ख़राब हो सकती थी, लेकिन मौजूदा सूरत ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता। कराची शहर जो है वो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि कब्ज़ा माफिया के बिल्कुल कब्ज़े में था, लेकिन उस वक्त तक था जब यहाँ MQM बहुत ताकतवर एक सियासी जमात के तौर पर सामने थी, तो उस वक्त ये सारी मुश्किलात पेश आती थी। बल्दिया उनके पास होती थी, तमाम मामला उनके पास थे, अरकान असम्बली उनके भारी तादाद में होते थे। अब उस तरह की चीज़ें नहीं है। अब ये एक प्रोफेशनल माफिया जो है वो काम कर रही है, जिसने ज़मीनों पे भी कब्ज़े कर रखे हैं, जिन्होंने असल में कराची का एक मसला ज़मीनों से ज़्यादा पत्थरों का है। और मेरे ख्याल में ज़मीनों के मामला जो हमारे वाटर कमीशन के सरबराह जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम साहब जो है वो बहुत अच्छे तरीके से सारे मामला को जानते हैं, और वो बड़ी खुश उसलूबी से लेकर इन मामला को लेकर चल भी रहे हैं। बहुत सारी जगह वागुजार भी करवाई गई हैं, लेकिन वो मैसिव ऑपरेशन जिस तरह का पंजाब में देखने में आया है उस तरह की सूरत हाल नहीं है। यहाँ पत्थरों ने जो एक ज़िंदगी तंग कर रखी है, लोगों का अरसा हयात तंग कर रखा है, वो ज़्यादा संगीन सूरत हाल है उसमें। और उसमें भी एक ये कि जब उसको एक मरबूत तरीके से एक गैर सियासी तौर पे कार्रवाई अगर की जाएगी तो ये कामयाब होगी, लेकिन एक दिन कार्रवाई होती है, दूसरे दिन वो आके फिर बैठ जाते हैं। फिर अगर एक कार्रवाई से पहले इस इदारे के लोग जो हैं वो मुत्तला कर देते हैं कि आज यहाँ कार्रवाई होने वाली है, तो लोग बाग फिर सिमट कर बैठ जाते हैं। मेरे ख्याल में अगर इसको बिला तखसीस कार्रवाई की जाए तो एक ये शहर और खुल के सामने आ सकता है, बिखर सकता है, और इसके लिए एक पेज पर आना बहुत ज़रूरी है सियासी जमातों का। जब तक सियासी जमातें नहीं आएंगी एक पेज पर, यह काम नहीं हो सकता। फिर फवाद चौधरी साहब बार बार ये बात कह रहे हैं कि वो कराची का रुख भी करेंगे, यहाँ भी इस किस्म की चीज़ें। यहाँ एक मुश्किल सूरत हाल है कि यहाँ पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पंजाब में खुद तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, इसलिए उन्हें आसानी पेश आ रही है। सिंध में वो सूरत हाल नहीं होगी, कराची में ये सूरत हाल नहीं होगी। जब तक कि सिंध हुकूमत की विल और ख्वाहिश ना हो ये काम मुमकिन नहीं होगा। ठीक है, यानी दोनों आपके प्रोविंशियल गवर्नमेंट को सेम पेज पे होना होगा इस एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव कराची के लिए। अनवारुल हक साहब, एक बार फिर आपकी तरफ आना चाहूंगा। ये जो सरकारी जमीनों पर कब्जे तो इस वक्त आप खत्म करा रहे हैं, लेकिन ये जो निजी इराजी के ऊपर कब्जा हुआ हुआ ये कौन खत्म कराएगा और कब खत्म कराएगा? एज पर लॉ जो है, हम जो प्राइवेट लोगों की इंक्रोचमेंट है और प्राइवेट लोगों की ज़मीन पे प्राइवेट लोगों का कब्जा है, तो हमारे पास ऐसा कोई रूल नहीं है कि हम उसको टैकल कर सकें। और ये एक बड़ा लकूना है, और जिसके लोगों को काफ़ी तकलीफ भी है, बेचारों की काफ़ी अरसे से प्रॉपर्टी मौजूद है और वो अपनी ज़मीन पे वो कब्जा वागजार नहीं करवा सकते। वो एज़ पर लॉ तो प्रोविजन यही होते हैं, वो सिविल कोर्ट की है, इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट में वो ज़मीन वागजार करवा के देते हैं। अभी जो हम टारगेट कर रहे हैं सिर्फ स्टेट लैंड को कर रहे हैं। तो यहां सवाल तो ये पैदा होता है कि ऐसी कार्रवाइयां माजी में भी बहुत दफा हो चुकी हैं, लेकिन फिर दोबारा इन्हीं जमीनों पर तामीरात हो जाती है। तो ये ऑपरेशन गुज़श्ता माजी की जो ऑपरेशन हैं उनसे कितना और क्यों मुख्तलिफ है? मेरी जो अपनी कुछ सर्विस है, मैं समझता हूँ 10-12 साल की, मैंने बड़ा रेयर केसेस में देखा है कि आपको पॉलिटिकल सपोर्ट, जुडिशरी की सपोर्ट और एडमिनिस्ट्रेशन, ये तीनों एक ही जगह पे हों और एक विंडो क्रिएट हो जाए जिसको हम कैपिटलाइज कर सकें। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा आइडियल सिस्टम है। हमें पॉलिटिकल टोटल सपोर्ट है, कमिश्नर साहब इसके हेड हैं, उसके बाद CM साहब ने और 2 मिनिस्टर हैं, अलीम खान साहब हैं और महमूद रशीद साहब हैं। उसके अलावा जुडिशरी के ये केस ऑलरेडी हाई कोर्ट के अंदर भी है, और अली अकबर कुरैशी साहब हैं, उनकी तरफ से हमें बड़ी सपोर्ट है। उसका जब जुडिशरी की सपोर्ट हो जाए, ये बड़े रेयर केसेस में होता है, तो उसमें ये हमें हो जाता है कि जो छोटी अदालतें हैं उनसे स्टे नहीं होता, जो एक आपको पता ही है कि बड़ा ऑब्स्ट्रक्ट करता है किसी एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव को। तो ये तो एक बड़ी आइडियल अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, और मैं समझता हूँ अगर हम अभी भी ना कर पाए तो हमारी एक बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन की एक इनएफिशिएंसी या इनकॉम्पिटेंस होगा अगर अभी भी नहीं कर पाते तो सर, तमाम तर आइडियल सिचुएशन के बावजूद कहीं से कोई पॉलिटिकल दबाव फील किया जा रहा है, सियासी मुखालफत? मैं बिल्कुल आपसे फ्रैंक बात कर रहा हूँ, कोई सियासी प्रेशर नहीं है, बल्कि बड़ी पॉलिटिकल विल है कि इसको किया जाए, और आप लोग खुद इसको फॉलो करेंगे। ज़ाहिर है हम जिस जगह पे, लाहौर एक बड़ी जगह है और आपकी हर जगह पे मीडिया की प्रेजेंस है, आप देखेंगे अक्रॉस द बोर्ड होगा, और मतलब कोई बंदा इसमें बचेगा नहीं। जिसका भी बड़े लोग हैं, पहले हम बड़े लोगों को टारगेट कर रहे हैं, जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं कि जगहों पे इंक्रोचमेंट है, जिस जगह पे झुग्गियाँ बनी पड़ी हैं, काफ़ी लोग हैं, तो उनको हम टारगेट अभी नहीं कर रहे हैं, उनको बिल्कुल हमने लास्ट प्रायोरिटी रखा है। अभी हम ज़्यादा हम कर रहे हैं जो बड़े लोग हैं, जिनके पास एक मैसिव, उनके पास काफ़ी फाइनेंशियली रिच भी हैं और एक उनका कार्टेल बनना पड़ा है और कब्जे उनने किए हैं।
अभी हम फिलहाल उनको टारगेट कर रहे हैं। उसके बाद जब ये हमारी कैटेगरी पूरी हो जाती है तो उसके बाद फिर आस्ता आस्ता हम नीचे आएंगे। ठीक। अनवार हाशमी साहब, इस वक्त डीसी साहब ने एक नाम लिया अलीम खान साहब का, और पिछली हुकूमत में नून लीगी लोग जो थे वो तो बाकायदा कहते थे कि अलीम खान जो है वो खुद कब्जा माफिया से उनका ताल्लुक है। अब जो है बाकायदा कब्जा माफिया को ख़त्म कराने में और उनके जो एंटी ड्राइव चल रही है, अलीम खान साहब खुद उसमें मौजूद हैं और उसको शद्दोमत के साथ ख़त्म कराना चाह रहे हैं। ये हजम नहीं हो रही ये बात, आप क्या समझ रहे हैं? जी बिल्कुल इमरान, ऐसे है कि ये सवाल मासेस में बिल्कुल उठ रहा है कि जिस शख्स को तकरीबन इंचार्ज बनाया गया, अगरचे महमूद और रशीद भी लीड कर रहे हैं और अलीम खान भी एज ए सीनियर वजीर जो है इस पूरा ऑपरेशन को प्लान कर रहे थे, तो लोगों की नज़रें ज़रूर थी। लेकिन हम अभी ज़बानी उस तरह इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। यकीनन इसकी जब ये जो मलबा उठेगा और फिर जब 30 डेज़ का भी टारगेट है तो उसमें जायज़ा लिया जाएगा कि यहाँ पसंद और नापसंद का तो ख्याल नहीं रखा गया कि कहीं अलीम खान के कोई फ्रंटमैन तो नहीं थे। लेकिन आज पहले दिन की एक मिसाल बड़ी अच्छी है कि जो इन्होंने मनशा बम, जो कि पीटीआई के एमएनए करामत खोकर का फ्रंटमैन था, एक तो उससे स्टार्ट किया ऑपरेशन, दूसरा ये सिर्फ लाहौर में नहीं हो रहा, तो दूसरा वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपने इलाके तौसा में भी पहले दिन जो है वो ऑपरेशन किया और काफ़ी सारी तजावजात और जो कब्जे हैं वो छुड़ाए हैं और गिराए हैं। तो एक तो इन्होंने ये मिसाल कायम की है कि अभी हम बिला तफरीक ये करने जा रहे हैं। 30 डेज़ के बाद ये पता चलेगा, क्योंकि फिर पता चलेगा कि क्या अलीम खान ने किसी को ओबलाइज किया या नहीं किया। बज़ाहिर उनको वैसे तो रवायतन या अखलाकन उनको इस ऑपरेशन से दूर रखना चाहिए था ताकि कोई उंगली ना उठे। असल में गवर्नमेंट का जो टारगेट 30 दिन का दिया गया है उसके अपने अदाद शुमार खौफनाक हैं। मसलन आज रेवेन्यू का महकमा भी साथ चल रहा था, एलडीए का भी साथ चल रहा था, जो सबसे ज्यादा मुलव्वस है सरकारी जमीनें अलाट कराने में। मसलन रेवेन्यू बोर्ड की 31,000 कनाल अराजी वागुजार करानी है जो इस लिस्ट में शामिल है। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी एलडीए की सिर्फ लाहौर में 636 कनाल अराजी वागुजार करानी है जो इन्होंने मिली भगत से कब्जा माफिया को अलाट की है। महकमा जंगलात की सिर्फ लाहौर में 35 एकड़ और मेट्रोपॉलिटन की 32 इमारतें हैं कीमती, और वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी की 16 इमारतें हैं। अब आप आगे थोड़ा सा मुख्तसर सा और टाइम दें कि मसलन लाहौर में जो सरकारी गंदा नाला है 50 से 60 किलोमीटर उस गंदे नाले पे एक बंगले बन गए हैं, मार्केटें बन गई हैं, प्लाजे बन गए हैं। तो आप अंदाज़ा करें उस माफिया का। आपने सुना होगा हाल रोड जो इलेक्ट्रॉनिक की बहुत बड़ी मार्केट है लाहौर की, ठीक है, वहाँ पे 80% जो है वो कब्जा माफिया ने जो है वो प्लाजे तामीर किए हैं और जो वो ताजिर सियासत में भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। तो एक लंबी लिस्ट है मेरे पास, दरिया रावी का पूरा किनारा जो है वो कब्जा माफिया को अलाट कर दिया गया है। तो ये अभी चीज़ें खुलेंगी, चीजें खुलेंगी, लेकिन जो चीज खुल के इस वक्त सामने आ रही है वो वही इंतजामिया आ रही है जो मुलव्विस रही, जिसके नाक के नीचे ये तमाम कब्जे हुए। तारिक चौधरी साहब, इस वक्त जो बात की जा रही है कि बड़ी आइडियल सिचुएशन है, इस वक्त जुडिशरी पीछे खड़ी है, इस वक्त जो है एडमिनिस्ट्रेशन पीछे खड़ी है, इस वक्त पॉलिटिकल विल है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की उनके साथ तो मिलकर ये सारा काम हुआ। ये किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपने लोगों को फंसाई है, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन इसको कामयाब होने देगी, क्योंकि फंसना तो फिर उसी के लोगों को है। देखिए, ये एक एडमिनिस्ट्रेशन का एक तरीकाकार होता है कि जब वो माहौल देखते हैं तो बड़े जोश व खरोश से उस ऑपरेशन में खुद हिस्सा लेते हैं और दौड़ दौड़ के आगे होते हैं और उनकी कोशिश होती है कि अपने वज़ीर के सामने नंबर टाँकने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई दिखाएं। लेकिन उसके बाद कुछ दिन गुजरते हैं तो फिर उसके बाद एक मरतबा फिर ऑपरेशन ठंडा हो जाता है। अब ये जो कार्रवाई हो रही है तजावज़ात के ख़िलाफ़, ये एक बहुत बड़ी लार्जर पिक्चर है, ये एक उसका छोटा सा हिस्सा है। इस्लामाबाद में, पिंडी में और बाकी शहरों में ये सिर्फ बड़े बड़े माफियाज़ नहीं हैं, हर गली में, हर बाज़ार में छोटे छोटे माफियाज़ हैं। आप इस्लामाबाद की मिसाल देख रहे हैं। इस्लामाबाद जो कि पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत कामयाब होना चाहिए, बहुत इफेक्टिव होना चाहिए, यहाँ इस्लामाबाद की कोई एक मार्केट, मैं दावे से कहता हूँ कोई एक मार्केट ऐसी नहीं है जिसके फुटपाथों पर, जिसके पेडेस्ट्रियन रास्तों पर, जिसके तमाम जो मार्केटें हैं वहाँ पर कब्जा ना हो। दुकानदार जो हैं, खुद दुकानदारों ने अपने थड़े, अपने शेड, अपने फुटपाथ जो है आगे सब लटके हुए हैं और उसके पैसे लेते हैं, और वो पैसे
जो मकामी अमला है सरकारी महकमे का, जो डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसको थक जाता है। आप देखें कि जो पैदल गुजरने वाले हैं उनके पास पैदल चलने का रास्ता नहीं है, वो ज़मीन पर पाँव नहीं रख सकते, लेकिन वहाँ ठेले वाले स्टॉल लेके बैठे होते हैं। फिर ये ब्लू एरिया है जिसमें हम बैठे हुए हैं, यहाँ एक भी बिल्डिंग ऐसी नहीं, एक भी बिल्डिंग ऐसी नहीं है जो कि बिल्डिंग कोड के मुताबिक बनी हो, बाई लॉज के मुताबिक बनी हो, जिसमें बेसमेंट हो, जिसके लिए पार्किंग रखी हो, जिसमें सेफ्टी आलात रखे हों, जिसमें फायर एग्जिट रखे हों, कोई ऐसे पूरे प्रोटोकॉल्स का जिसमें जो है वो पूरा किया हो, जिसने तकाजा पूरा ना किया हो। यहाँ ऐसे दर्जनों नहीं सैकड़ों हज़ारों खोखे हैं जो कि ग्रीन बेल्टों पर बने हुए हैं, और ये बहुत बड़ा मुनाफा बख्श कारोबार है। बहुत सारे लोग खोखे लटकाते हैं। फिर एक और बड़ा गंभीर मसला है जिस पे शायद लोग माइंड भी करेंगे, एरिया में और हमारे दीगर इलाकों में बहुत से ऐसी सरकारी ज़मीनें हैं जहाँ पर दीनी मसाजिद, जहाँ दीनी मदारस और मसाजिद बनी हुई हैं, और रातों रात बनती है, किसी कीमत नहीं होती कि किसी के खिलाफ। आपने वो बड़ा मशहूर ज़माना जामे हफ्ज़े वाला वाक़या आपको याद होगा, वो सारे का सारा जो है वो सरकारी ज़मीनों पर बना हुआ था। तो ये एक बहुत बड़ा मामला है। तजावज़ात के खिलाफ कार्रवाई उसका एक पहलू है, इसके बाकी पहलुओं को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। रफत सईद, हम तो सिर्फ कराची को रो रहे थे, कराची में चाइना कटिंग को रो रहे थे, कराची में कब्जा माफिया को रो रहे थे। ये तो पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ है, पूरे मुल्क के ऊपर काबिज है ये कब्जा माफिया। कराची, दोबारा कराची की बात करते हैं। कराची में जब ये कार्रवाइयां होंगी तो जिन पे इल्जाम आता है वही खुद हुकूमत के इत्तेहादी हैं, सूरत हाल क्या बनेगी? देखिए इमरान, एक बात तो जैसा डीसी साहब अपनी गुफ्तगू में कह रहे थे कि सरकारी ज़मीन वागुजार करवाई जा रही है, तो मेरे ख्याल में जो चाइना कटिंग की इस्तिला आई थी वो सब सरकारी ज़मीन ही थी, पार्कों की ज़मीन थी जो कि अलॉट कर दी गई थी कि पार्टी के कारकुनों को, फिर वो बाद में फ़रोख्त होती चली गई। उस ज़मीनों की बाज़गश्त सुप्रीम कोर्ट में सुनाई दी, उन ज़मीनों की बाज़गश्त जो है वो वाटर कमीशन में सुनाई दी गई, उस ज़मीन की बाज़गश्त जो है वो नैब में सुनाई दी गई। लेकिन बहुत तेज़ी से सारी बातें हुई, लेकिन अब सब बातें पस मंज़र में चली गई हैं। अब उस तरीके से शोर शराबा नहीं है, और ना उन तामीरात को वहाँ से मिसमार किया गया है। सिर्फ उन जगहों को मिसमार किया गया है जिन पार्कों में इस पार्टी के दफातर कायम थे, और अब उन दफातरों में भी अब जो है पाकिस्तान रेंजर के दफातर कायम हो गए हैं। तो लिहाजा वो पार्क तो वागुजार उस तरीके से नहीं हुए जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात दिए थे कि इन पार्कों को अपनी असल सूरत में वापस लाया जाए। मतलब तो कम्युनिटी प्लॉट जो हैं वो उस पर्पस के लिए अभी भी पार्क्स नहीं बदले, उस पे जो है सूरत हाल उसी तरह से जारी है। लेकिन उधर फारूक सत्तार आज मीडिया पे कह रहे थे कि ये MQM और चाइना को बदनाम करने की साजिश है, चाइना कटिंग ये जो इस्तिलाह है। देखें डॉक्टर फारूक सत्तार इसी गुफ्तगू की वजह से तो वो आज इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि आज पार्टी में भी उनके लिए जगह नहीं है। इस कराची शहर के साथ सबसे ज़्यादा अगर ज़्यादती की है तो ख़ुद यहाँ की इस जमात ने की है। कराची के साथ सबसे ज़्यादा ज़्यादती, सबसे ज़्यादा उसको मुश्किल सूरत हाल से दो चार किया है वो ख़ुद MQM ने किया है। कराची को हर आदमी ने लूटा है, कराची में हर रंग व नस्ल का आदमी है, लेकिन इस शहर पर लगाने के लिए पैसा कोई तैयार नहीं है। सिर्फ वज़ीर आज़म ने अभी बातें की हैं कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा किया जाएगा या मास ट्रांजिट प्रोग्राम लाया जाएगा। हम मेरे ख्याल है बचपन से सुनते चले आ रहे हैं मास ट्रांजिट की, कराची मास ट्रांजिट कोई प्रोग्राम भी है वो मेरे ख्याल में कागज़ों में है, और उसको किसी ने बनाने की कोशिश नहीं की। ग्रीन लाइन मंसूबा मियां नवाज शरीफ ने शुरू किया था, जो अब तक पाया तकमील को नहीं पहुंचा है। वो आपके सामने, आप रोज़ाना दफ्तर से निकलते हुए और देखते होंगे कि वो अब तक मुकम्मल नहीं हुआ है, और आगे भी उसके मुकम्मल होने का कोई इम्कान नज़र नहीं आता, क्योंकि हर प्रोजेक्ट में, हर मामले में सियासत हो रही है। मैंने यही कहा आपसे, और जब ये घेरा तंग होगा तो यकीनन किसी लम्हे आकर पीपल्स पार्टी और MQM भी यकजा हो सकते हैं, क्योंकि फ़िलहाल तो वो तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं, लेकिन जब इस मुश्किल सूरत हाल से दो चार होंगे तो मफादात पे जब जक पड़ेगी तो सब यकजा हो जाते हैं। इसीलिए ये शहर बर्बाद हुआ है, इसीलिए शहर में अब भी यही सूरत हाल है। पानी यहाँ बिकता है, ज़मीनें यहाँ बिकती हैं, पार्क यहाँ बिकते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, सिर्फ ज़बानी बातें हैं। ठीक है इस वक्त रफत सईद, आप भी इस वक्त जो फोर्स ही कर रहे हैं, आगे हालात होने जा रहे हैं। जाहिर है कि जब पार्टीज के अपने ऊपर ज़र्ब होगी तो उस वक्त सूरत हाल क्या बनेगी, इसी का जायजा लेने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी प्रोग्राम को जारी रखें।
जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलने वाली है और बिलखुसूस जो इस वक्त इस्लामाबाद, लाहौर और फिर कराची में जो सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। इस वक्त अनवारुल हक DC लाहौर भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सवाल ये पैदा होता है कि जब ये कब्जे हो रहे थे उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन कहां थी, उस वक्त इंतजामिया कहां थी? क्योंकि इंतजामिया के मुलव्विस हुए बगैर ये कब्जे नहीं हो सकते थे, और अब जो लोग इसमें मुलव्विस हैं, जो इन पूरी कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा? देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हम लोग भी, हमारा इन्वॉल्वमेंट होती है, ज़ाहिर है गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, डिफरेंट अदारों की होती है, तो तभी कब्जे होते हैं। मगर साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि हमारे जो लॉज हैं, जो कानून हमारा है, वो भी काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। FIR हो जाती है, मगर यह है कि प्रोसिक्यूशन नहीं होती। कई लोगों पे कई FIRs हैं, बाद में बरी हो जाते हैं, हम फॉलो नहीं करते। तो मेरे ख्याल से इस सिस्टम को टोटली ओवरऑल करने की ज़रूरत है, इसको री इंजीनियर किया जाए, और कोई कवानीन अगर टफ हो जाएंगे तो मेरे ख्याल से ये जो इंक्रोचमेंट है ये दोबारा स्टेट लैंड के ऊपर या किसी और जगह पे प्राइवेट प्रॉपर्टी पे नहीं होगी। बहुत शुक्रिया अनवारुल हक साहब, डिप्टी कमिश्नर लाहौर इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। अनवार हाशमी और तारिक चौधरी साहब और रफत सईद भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हाशमी साहब, ये जो बात इन्होंने की कि ज़ाहिर है कि जो लकूनास हैं हमारे सिस्टम में, लीगल उसके पीछे चले जाते थे लोग, और अब क्या सूरत हाल बनती नजर आ रही है? क्योंकि इस वक्त भी कुछ कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई चीज़ें निकलेंगी। देखिए, पहली बात है कि अनवारुल हक साहब की जो कुछ बुनियादी बातें हैं कानून के हवाले से वो बिल्कुल दुरुस्त हैं कि कानून में बड़ा सुकम मौजूद था। मसलन हम जो इशू बनाना चाह रहे थे कि कुछ प्राइवेट लोग जो कि अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी से कोई प्लाट लेते हैं या मकान लेते हैं, उस पर कब्ज़ा हो जाता है, फिर या तो वो पूरे दादा के दौर से लेके केस लड़ता रहता है। लेकिन इसमें एक ये बात उनकी दुरुस्त है कि ये डायरेक्ट ऑपरेशन सिर्फ सरकारी ज़मीनों के वागजार कराने के लिए किया जा सकता है। लेकिन एक चीज़ है कि कम अज़ कम अगर एक सुप्रीम कोर्ट के एक आर्डर पे मनशब बम के ख़िलाफ़ अदालत उज़्मा बोली तो पूरी मशीनरी हरकत में आ गई, तो अदालतों के वो फैसले जो आम शहरियों के बारे में उनको कब्ज़े के ख़िलाफ़ उनको आर्डर मिल चुके हैं, लेकिन उनको इंतज़ामिया हेल्प नहीं करती कब्ज़ा दिलाने में। अगर मौजूदा हुकूमत ये भी अनाउंस कर दे इसी ऑपरेशन के साथ कि जो फैसले हाथों में ले चुके हैं अदालतों से, इंतज़ामिया उनके मकानों या प्लाटों के कब्ज़े उनको दिलवा दे, तो मैं समझता हूँ कि कई गरीबों के और कई जो अपने पेंशन से ये चीज़ें लेते हैं उनका बड़ा भला हो जाएगा। तो एक तो ये पता चल जाएगा हुकूमत की नीयत का। दूसरी बात जो है, आपकी बात तो दुरुस्त है, अब मौजूदा ये इंतज़ामिया है तो यकीनन इनको तो इस अच्छे काम पे लगाया गया है। तो पंजाब में 2 दहाइयों से काफ लीग और नून लीग की हुकूमत रही है। ये तमाम जितना भी माफिया है ये उनके फ्रंटमैन रहे हैं और इन्होंने वाकई वो उस तरह एक्शन नहीं लिया। तो मसलन पीपल्स पार्टी ने एक दफ़ा कोशिश की थी तो पता चला कि उनकी शफाफियत का अंदाज़ा कैसे लगाएं। उन्होंने सारे शहर के जो गैर कानूनी पेट्रोल पंप गिरा दिए। तो जब वो बादल छटे तो पता चला कि स्पीकर हनीफ रामे साहब का जो ग्रीन बेल्ट पे पेट्रोल पंप था सिर्फ वो नहीं गिराया गया था। इससे बदनीयती जो है ना माजी में बड़ी नजर आती थी। तो अभी जैसे हम अलीम खान की बात कर रहे थे तो इसका दूसरा पहलू अगर देखें तो इमरान खान ने ऐसे ऐसे वजीर लगाए हैं कि हो सकता है उनका इम्तिहान हो। मसलन जो ज़मीनों के कारोबार में इन्वॉल्व हैं तो अलीम खान को इस ऑपरेशन का इंचार्ज बना दिया है, और जंगलात का वजीर वो बनाया है जिसके अपने इलाके में जो है उसके अपने वोटर्स और उसके जो साथी हैं वो सरकारी जंगलात के जंगलात ही बेच के खा गए हैं। इसी तरह वजीर कानून वो बनाया है जिसके अभी तक अदालतों में केस हैं और जिन पे कोई पुलिस तफ्तीश आगे नहीं बढ़ाती। ये मैं एक मिसाल के तौर पे दे रहा हूँ कि अंदाजा या तो इमरान खान ने अपने वज़रा को इम्तिहान में डाला है, लेकिन इनकी नीयत का अंदाजा कुछ दिन बाद पता चल जाएगा। अदरवाइज तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। कराची की आप बात कर रहे थे, कराची की हम आवे का आवा इससे बिगड़ा हुआ है। तारिक साहब, कब्जा तो छुड़ा लिया जाएगा, चले कब्जा छुड़ा लिया, इसके बाद क्या होगा? देखिए, इसके बाद क्या होगा वो तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन बुनियादी इशू एक और भी है जिसकी तरफ तवज्जो बहुत कम लोगों की जाती है। ये कब्जे क्यों होते हैं, हाउसिंग सोसाइटियाँ क्यों बनती हैं? वजह उसकी ये है कि सरकार ने लोगों की ज़रूरियात से पहलू तही की, उससे आंखें बंद कर ली। अब मैं इस्लामाबाद की मिसाल देता हूँ। छोटा सा शहर था, अब ये शहर फैलते 50 किलोमीटर के रेडियस पर फैल गया है। 6 लाख आबादी थी, अब 20-22 लाख इसकी आबादी है। अब जो इतने लोग यहाँ पर आए हैं इन्होंने कहीं ना कहीं तो रहना है। अगर सरकार जो है हाउसिंग की ज़रूरियात पूरी नहीं करेगी,
गुज़श्ता 20 साल से CDA ने कोई नया सेक्टर नहीं बसाया। इसका मतलब ये है कि लोगों को छोड़ दिया गया कि वो अपनी घरेलू ज़रूरियात पूरी करने के लिए और तरीके इख्तियार करें। फिर नतीजा क्या निकलता है कि मुख्तलिफ महकमों की सोसाइटियाँ बनती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ बनती हैं, वो ज़मीनें ख़रीदते हैं, ज़मीनें ख़रीद के वहाँ मकान बनाते हैं, कोशिश करते हैं कि उनके लिए एक घर बन जाए। वो तो एक जायज़ काम है, लेकिन उसके नतीजे में, उसकी आड़ में बहुत बड़े बड़े जो कारोबारी लोग हैं, बहुत बड़े बड़े लैंड माफियाज हैं, वो भी हाउसिंग के कारोबार में आ गए। अब यहाँ पर यह कहा जाता है कि रावलपिंडी में सिर्फ RDA की हज़ारों एकड़ ज़मीन पर कब्जे नहीं हैं, बल्कि वहाँ हाउसिंग सोसाइटियाँ बन चुकी हैं। अब जिन लोगों ने वहाँ ज़मीनें खरीद के मकान बना लिए, अपनी जमा पूंजी लगा ली, करोड़ों रुपए लगा लिए, अब उनको कैसे आप खाली कराएंगे वहाँ से? ठीक है सर, एक मैसेज के लिए एक मसला बनने जा रहा है। क्या ऐसे में कहीं वो जो 5 लाख घरों की जो बात की थी, 5 मिलियन घरों की, उसके लिए कोई स्पेस निकलती है कुछ आगे चल के? देखिए, उसके लिए तो अभी हमारे सामने खाका नहीं है। पता ये चला है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब हुकूमत को भी कहा है कि तजावीज़ तैयार करें, और हाउसिंग डिपार्टमेंट को भी कहा है कि तजावीज़ तैयार करें। ये भी सुना है कि यहाँ कलर कार के पास एक बहुत बड़ा नया सिटी बनाया जाएगा। लेकिन बुनियादी इशूज़ ये है कि हमें देखना ये है कि हमें फ्यूचर के मुताबिक कैसे प्लानिंग करेंगी। मैं यहाँ मिसाल दूंगा सऊदी अरब की। पाकिस्तान से कई गुना बड़ा मुल्क है और उसकी आबादी 3-3.5 करोड़ है। वो भी खुशहाली के बावजूद अभी तक वो सिर्फ अपार्टमेंट्स बनाते हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को रफत साहब जो जी बिल्कुल, आपका पॉइंट आ गया रफत साहब। सिर्फ कब्जे की बात नहीं है, इंडिविजुअल्स की बात करें, बड़े बड़े ऐसे नाम है कि जिनके खिलाफ अगर कुछ बोलना भी चाहें तो पर जलते हैं बाकायदा। तो क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? और जैसे कि इस वक्त अनवार हाशमी ने कहा कि बड़े नाम हैं, तो कुछ कराची के भी ऐसे नाम हैं जो ज़ाहिर जुड़े हुए हैं इस वक्त हुक्मरान पार्टी से, जिनके ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने बड़ी कब्जा माफिया के में वो शामिल हैं। तो क्या कार्रवाई होगी उन सब के खिलाफ भी? देखिए, कार्रवाई होगी या नहीं होगी इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि नाम बिल्कुल जुड़े हुए हैं, पर जलते हैं, मीडिया के भी पर जलते हैं उस हवाले से बात करने से। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको दे देता हूँ कि ये गोरा कब्रिस्तान के पास नीचे पुल के नीचे नाजायज़ तौर से दुकानें तामीर हो रही थी, उसकी मीडिया कवरेज हुई, लोगों ने सोशल मीडिया पे तस्वीरें डाली, ये यहाँ पर दुकानें बन रही हैं गैर कानूनी तौर पर। और जब उसको कवर किया गया, वो चीज़ें चली, तो वाटर कमीशन में वो डिस्कस हुआ और वहाँ पर उन्होंने तमाम इदारों को बुला लिया, जस्टिस अमीर मुस्लिम हानी साहब ने। और आखिर में जब बताया गया कि तो कंटोनमेंट का इलाका है, कंटोनमेंट से जब जो साहब आए उन्होंने आकर कहा कि ये हमें एक कंटोनमेंट का एरिया आता है 5 कोर के उसमें, और हमें वहाँ से परमिशन लेना होगी। तो वो अमीर मुस्लिम हानी साहब भी फिर खामोश हो गए और उसके बाद उन्होंने कोई बात नहीं की। मैं फिर यही कह रहा हूँ, ठीक है, चले हम भी यहाँ पे खामोश इसलिए होते हैं कि वक्त कमी जो है प्रोग्राम में आड़े आ रही है, अदरवाइज हम चाहते थे कि इसको और लेके चलते आगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनवार हाशमी, तारिक चौधरी और रफत सईद, आप तीनों ने आज के इस प्रोग्राम में आपका कंट्रीब्यूशन। और जाहिर है कि ये आगे चल के सूरत हाल जो भी रहती है, अभी तो आज इब्तिदाई दिन है, आगे चल के सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करती है, बिलखुसूस जब कराची में ऑपरेशन होगा तब फिर देखेंगे। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।